वीडियो में जाने के लिए फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एम लक्ष्मीकांत में टोटल भाग 12 है और 90 चैप्टर्स है और एम लक्ष्मीकांत यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो आज की वीडियो में जाने के लोग शॉर्ट नोट्स बुक से कैसे बनाएं। तो चैप्टर नंबर 1 देखेंगे लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में व्यापार करने भारत आई। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। चार्टर का मतलब होता है अनुमति, राजा आज्ञा रानी आज्ञा। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार मिली और दीवानी अधिकार डेट मीन्स राजस्व अधिकार। और 1857 के क्रांति के लिए सिपाही विद्रोह शब्द यूज किया गया है। 1858 के एक्ट में कुछ बदलाव हुआ। और भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास में देखेंगे तो इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे। तो पहला है 1773 से 1858 कंपनी के शासन और दूसरा है 1858 से 1947 का अधिनियम ताज का शासन। तो 1773 से 1858 कंपनी के शासन में कौन कौन से एक्ट पढ़ेंगे लोग। तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, 1781 का संशोधन अधिनियम और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853 और 1858 से 1947 का अधिनियम ताज के शासन में भारत परिषद अधिनियम 1858 को पढ़ेंगे लोग। और भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 2024 में भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट से क्वेश्चन आया था। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा लोग प्रीलिम्स के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आप लोग वीडियो देख के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं लोग। और जैसे कि आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1773 की विशेषताएं देखेंगे लोग। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता के फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य नियमित न्यायाधीश शामिल थे। और सर एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइट इसके अन्य 3 न्यायाधीश थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार व रिश्वत पर प्रतिबंध लगा। और 1781 के संशोधन अधिनियम के बारे में जानेंगे लोग। तो इसका उद्देश्य 1773 की कमियों को दूर करना। और 1781 के संशोधन अधिनियम का उद्देश्य 1781 की कमियों को दूर करना। और 1781 के संशोधन अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में बंदोबस्त कानून कहा जाता है। और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के बारे में, तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय क्षेत्राधिकार के बाहर था गवर्नर जनरल और राजस्व। और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कलकत्ता के निवासी आते थे। तो हिंदू और मुसलमान दोनों के निजी कानून हुआ करते थे और निजी कानूनों के द्वारा न्याय किया जाता था। और अपील शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा
अनेक कदम उठाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करना था, और जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तो राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया, और इसे संभालने के लिए संस्थाएं बनाई गई। तो इसके लिए 2 संस्थाएं बनाई गई। तो पहला है निर्देशक मंडल, तो व्यापारिक कार्यों तक सीमित रखा, और दूसरा है नियंत्रण बोर्ड, तो इसे राजनीतिक मामलों का प्रबंधन, इसका काम राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करना था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के महत्वपूर्ण कुछ प्रावधान है। तो ब्रिटिश आधिपत्य, उसमें से एक ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है जो ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत आता था, इसीलिए ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश का हो गया। और 1853 के चार्टर एक्ट विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया, और 1784 कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अतः इस एक्ट से ही द्वैध शासन की शुरुआत हुई। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। और 1784 के कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। और 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस को कानूनी सुधार, न्यायिक सुधार हेतु जाना जाता है। और भारत के वायसराय बनते टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी। काउंसिल का निर्णय न मानने हेतु अधिकार दे दिया जाए, और दूसरा है कमांडर इन चीफ या सेनापति का पद दिया जाए। और 1793 का चार्टर कानून, तो गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर नियंत्रणकारी शक्ति मिली, और भारत पर व्यापार का कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 का चार्टर कानून कमांडर इन चीफ के गवर्नर परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भुगतान भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। चार्टर अधिनियम 1813, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने एवं आगामी 20 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा चाय, चीन और अफीम को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में नैतिक एवं धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने की अनुमति दी गई। और नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी को भारत में शिक्षा के प्रसार के 1 लाख खर्च करने की व्यवस्था की गई। और कंपनी का भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर अगले 20 वर्षों तक का नियंत्रण स्वीकार किया गया। भारत की स्थानीय सरकार को कर लगाने की अनुमति दी गई। आप लोग 1813 के चार्टर अधिनियम के ऊपर के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे लोग प्रीलिम्स के लिए। तो 20 वर्षों के लिए व्यापार बढ़ा दी गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्षों के लिए व्यापार बढ़ा दी गई, और चाय, चीन, अफीम को छोड़ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और ईसाई मिशनरियों को भारत आने के लिए व्यवस्था, प्रचार प्रसार की छूट दी गई। स्थानीय सरकार इस बात की अनुमति दे दी गई कि कर वसूल सकते हैं लोग। स्थानीय सरकार को इस बात की अनुमति दी गई कर वसूल सकते हैं, और जो कर नहीं देगा उसे दंड दे भी सकते हैं लोग। और चार्टर अधिनियम 1833, तो ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था। इस अधिनियम में कंपनी के चीन और चाय के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और अब वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन। इस अधिनियम में कंपनी के चीन और चाय के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और अब वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। और भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। मद्रास तथा मुंबई के गवर्नरों
विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया गया तथा भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के पहले बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ये इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है। तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से केवल व्यापारिक नहीं प्रशासनिक निकाय बन गई थी और सिविल सेवा 1833 में सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता लागू नहीं हुआ और 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये प्रीलिम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये पीटी के लिए फैक्ट है। 2023 में भी ऐसे क्वेश्चन आया था। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था और पहला भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। बाद में 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1858 में गवर्नर जनरल वायसराय हो गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर ऑफ बंगाल पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। ऑन प्रेसिडेंसी बॉम्बे एवं मद्रास के पास अपने स्वयं के गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया और चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। वह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। वायसराय 1858 से 1947 वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया और भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। चार्टर अधिनियम 1853 तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम उनकी श्रृंखला का यह अंतिम अधिनियम था और संवैधानिक विकास दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था और इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों के अलग कर दिया गया और कार्यकारिणी परिषद के कानूनी सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नाममौजूदगी के सिद्धांत को समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। विधायी परिषद, तो विधायी परिषद के मतलब होता है विधायी काम करने के लिए अलग से परिषद बनाई गई जिसे विधायी परिषद कहा गया और विधान परिषद में जिन सदस्यों को चुना गया उन्हें पार्षद कहा गया और पार्षद में सदस्यों की संख्या 6 थी और पहली बार विधायिका को सरकार के विशेष कार्य हेतु चुना गया। तो चार्टर अधिनियम 1853 तो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया और दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। इस अधिनियम में सर्वप्रथम भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का
चुनाव बंगाल, मद्रास और मुंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों से किया जाना था। भारत में कंपनी का भू क्षेत्र का विस्तार काफ़ी बढ़ जाने के कारण इस एक्ट के द्वारा 2 नए प्रांतों सिंध और पंजाब को गठित किया गया और सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत 1854 में मैकाले समिति बनी और भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन खोला गया। 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। यह विद्रोह भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना और लॉर्ड कैनिंग, चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था और लॉर्ड कैनिंग वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। 1858 से 1947 का अधिनियम तो प्रत्यक्ष रूप से भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण और लॉर्ड कैनिंग 1858 पर नाम बदला और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना और वायसराय शब्द के मतलब होता है ब्रिटिश क्राउन का प्रत्येक प्रतिनिधित्व था। 1858 से 1947 का अधिनियम ताज का शासन, तो इसमें भारत परिषद अधिनियम 1858 पढ़ेंगे लोग और भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1858। तो 1858 के क्रांति के पश्चात ब्रिटिश क्राउन में भारत का शासन कंपनी के हाथों से लिया और भारत के शासन को अच्छा बनाने के वाले अधिनियम के नाम से 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया तथा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और वायसराय भारत में ब्रिटिश का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपा गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया जो पूर्णतः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया जिसके सदस्यों भारत सचिव सहित जिसके सदस्यों का वेतन भारतीय सदस्य से दिया जाना था। लॉर्ड कैनिंग का पदनाम बदला और भारत का प्रथम वायसराय ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था और 1858 या भारत शासन अधिनियम 1858 का उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना। भारत सरकार अधिनियम 1861, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत का संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई और इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत और बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। अध्यादेश जारी करने की अधिकार। भारत शासन अधिनियम 1861, तो शासन व्यवस्था में भारतीयों का सहयोग आवश्यक हो गया और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी और पोर्टफोलियो के मतलब विभागीय पद्धति की शुरुआत हुई और अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।
भारत शासन अधिनियम 1861 तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत मद्रास बम्बई को विधायी शक्तियाँ वापस दी गई। और भारत परिषद अधिनियम 1892 तो इस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों का विस्तार करना और उनको अधिक शक्तिशाली बनाना था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा था और वायसराय को विधान परिषदों के वित्तीय विषयों की विवेचना करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु ऐसे विषयों पर नियम बनाने पर सपरिषद राज्य सचिव की सहमति अनिवार्य थी। और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। और बजट पर बहस करने की शक्ति 1892। और भारत परिषद अधिनियम 1909 तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को शुरू किया गया। इस अधिनियम से केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, जैसे बजट पर प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। परंतु वायसराय इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम में प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और इस अधिनियम में प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। और 1909 के एक्ट सांप्रदायिक आधार पृथक निर्वाचन पद्धति, इसका मूल काम जो प्रतिनिधि है मुस्लिम है तो मतदाता भी मुस्लिम होंगे, इसे ही पृथक निर्वाचन पद्धति कहा गया। और पृथक निर्वाचन केवल मुस्लिमों को दिया गया। और इस पृथक निर्वाचन पद्धति को 1919 और 1935 में और बढ़ाया गया। 1919 में सिख, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय का विस्तार कर दिया गया। और ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो मेंस में लिखना है, इसीलिए काफ़ी वर्ड चाहिए। और प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट को ध्यान में आप लोग रखिएगा लोग। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया। और लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग के सिफारिशों के आधार पर किया गया। तो ये वीडियो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। भारत शासन अधिनियम 1919 का उद्देश्य कार्मिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और दूसरा नाम भारत शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और भारत शासन अधिनियम 1919 तो अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ की गई। प्रांतीय विषयों का पुनः 2 भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय मुस्लिम, पुलिस, राजस्व, वित्त, न्याय और सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, औद्योगिक
विवाद, बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि और हस्तांतरित विषय इस समय स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिक प्रबंध, कृषि विभाग, मापतौल और सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि को रखा गया था। और इस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में कार्मिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा सीमित अधिकार में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। और इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। और सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल तो अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें न सिर्फ मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पुणे की येरवडा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अतः कांग्रेस नेताओं और दलितों के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पुणे समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया। साइमन आयोग, इस आयोग का उदय 1919 के अधिनियम से माना जाता है। इस अधिनियम में यह उपबंध था कि भारत शासन अधिनियम 1919 पारित होने के 10 वर्ष पश्चात एक संवैधानिक आयोग नियुक्त किया जाएगा, जो नए संविधान के अधीन भारत की दशा की जांच करेगा और उस पर अपना प्रतिवेदन देगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बाल्डविन ने 8 नवंबर 1927 को निश्चित अवधि से 2 वर्ष पूर्व सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे और वे सभी ब्रिटिश थे, जिस कारण इसका विरोध किया गया। साइमन आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। और साइमन आयोग एक संवैधानिक आयोग था और साइमन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन है। साइमन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और साइमन आयोग के विरोध के कारण तो इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया और विरोध के कारण कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी के सभी ब्रिटिश थे। तो साइमन आयोग के विरोध के कारण में देखेंगे तो ये कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और सभी ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय नहीं थे। साइमन आयोग संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया
गोलमेज सम्मेलन के आधार पर तो साइमन आयोग में संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। गोलमेज सम्मेलन के आधार पर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के उद्देश्य से तो पूर्ण उत्तरदायी सरकार और भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन भारत के वर्तमान संविधान निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत शासन अधिनियम एक लंबा और दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया और केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियों संघ सूची, तो संघ सूची में 59 विषय और राज्य सूची में दूसरा है राज्य सूची, तो इसमें 54 विषय और समवर्ती सूची तीसरा है समवर्ती सूची, तो इसमें 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया था और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई और देशी रियासतों के शामिल न होने के कारण संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ सकी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा 1858 में स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया तथा इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम प्रदान की गई और 1937 में बर्मा वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम द्वारा न केवल संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, तो पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषय पर नियम केंद्र बनाएगा और राज्य सूची में नियम राज्य और सरकार बनाएगा और समवर्ती सूची में नियम दोनों केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। अगर किसी तरह के विवाद होता है तो राज्य के नियम लागू होगा। कैबिनेट मिशन 1946 भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। संघ की कार्यपालिका और विधायिका होंगी जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। भारतीय संघ को विदेशी मामले, रक्षा और संचार साधनों की देखभाल करने और इस संदर्भ में कर लगाने का अधिकार होना चाहिए और प्रांतों के केंद्रीय विषयों को छोड़कर सभी विषयों में पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए। पाकिस्तान द्वारा अलग प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बनाए जाने का मांग को कैबिनेट मिशन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तो भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 2 डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद को सृजित किया गया जिस पर ब्रिटेन का कोई नियंत्रण नहीं था और इन दोनों डोमिनियन
राज्यों को संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश में संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। नए संविधान निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अनुसार ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद सत्ता का उत्तरदायित्व भारतीय हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस घोषणा पर मुस्लिम लोग द्वारा आंदोलन किया गया और भारत के विभाजन की बात कही गई और 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा जाता है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जो कि 18 जुलाई 1947 को पास होगा। इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट और एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को की गई थी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसमें शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। तो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट नोट्स है, तो आप लोग वीडियो देख के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा लोग प्रीलिम्स के लिए। बाकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा लोग। और ये एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 1 है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।